हाल ही में सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भारत में छोटी कंपनियों यानी कि एसएमई कंपनियों के आईपीओ को लेकर के नए नियम जारी किए हैं। ये नियम छोटी कंपनियों के लिए अपने आईपीओ को जारी करना और ज्यादा मुश्किल बनाते हैं। इन नियमों का प्राथमिक उद्देश्य है कि भारत में निवेशकों को छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करके जो नुकसान होता है और छोटी कंपनियां यानी कि एसएमई कंपनियां अक्सर जो निवेशकों को धोखा देती हैं उसको रोका जा सके और मार्केट की और बाजार की जो अखंडता है, जो इंटीग्रिटी है, उसको बरकरार रखा जा सके। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर आज सेबी की ओर से जो नए रूल जारी किए गए हैं वो रूल क्या हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं और इसकी वजह से आपको क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत की जाए और सबसे पहले यहाँ पर आपका ये पूरा टॉपिक जुड़ता कहाँ से है उसको देख लिया जाए। तो शेयर बाजार का ये जो टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आईएएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में अगर आप देखें तो आपको इंडियन इकोनॉमी का एक सेगमेंट मिल जाएगा, वहां पर आपको शेयर बाजार का, शेयर मार्केट का एक सेगमेंट भी मिलेगा। उस पूरे सेगमेंट से आप इस टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब एक सूचना आपके लिए सबसे पहले है, सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की मुखर्जी नगर की जो क्लासेस थी वो अब नोएडा में शिफ्ट हो गई हैं और नोएडा में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का जो जीएस फाउंडेशन बैच है वो भी शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपको किसी बैच में एडमिशन लेना है तो आप जो है सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 931140406440। तो इस नंबर पर आपको इस पूरे विषय के बारे में और ज़्यादा डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। एक सूचना संभव प्रोग्राम को लेकर भी है। 2025 के एग्जाम को टारगेट करने के लिए इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसमें आपको रोज प्रीलिम्स के 10 सवाल मिलेंगे, रोज मेंस के 2 सवाल मिलेंगे, पीवाईक्यू का एनालिसिस इस पूरे प्रोग्राम में आपको मिल जाएगा। जो भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं, जीएस के टॉपिक हैं, उनका एनालिसिस आपको मिल जाएगा और जो भी यहाँ पर आप टेस्ट देंगे उस टेस्ट की रियल टाइम रैंकिंग भी आपको मिलेगी। तो अन्य साथियों की तुलना में आप कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं वो आप इस पूरे टेस्ट के माध्यम से जान सकते हैं। और खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये पूरी तरह से निःशुल्क है। तो इसके लिए आपको किसी भी तरह के भुगतान की जरूरत नहीं है। केवल आपको दृष्टि आईएएस की वेबसाइट को विजिट करना है, वहां पर आपको इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले खबर अगर आप देखें तो खबर आपकी यही है कि सेबी की ओर से एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आईपीओ यानी कि प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के नियमों को सख्त कर दिया गया है ताकि निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके और बाजार की अखंडता बरकरार रखी जा सके। ये कदम जो है मुख्य तौर पर पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो भारत में एसएमई आईपीओ के माध्यम से जो रिकॉर्ड पैसे एकत्र किए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां पर ये बताया गया कि बहुत सारी एसएमई आईपीओ जो हैं, बहुत सारी कंपनियां जो हैं, एसएमई कंपनियां वो अपने आईपीओ के माध्यम से निवेशकों को धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। तो इसकी वजह से सेबी को अब यहाँ पर सख्त नियम जो है लाने पड़े हैं। जैसे अगर आप धोखे की खबरों की बात करें तो यहाँ पर एक खबर ये सामने आई थी कि एक जो कंपनी थी, एसएमई कंपनी थी और इस कंपनी ने आईपीओ जारी किया था ताकि इस कंपनी को जो पैसे मिले वो पैसे लेकर के अपना लोन चुका सके। तो केवल लोन चुकाने के लिए कंपनी ने अपना जो है आईपीओ जारी किया था। एक दूसरी खबर ये सामने आई थी कि एक आईपीओ जारी हुआ है जिसके माध्यम से पैसे को जो है गलत तरीके से चैनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये जो एसएमई कंपनी थी, इस कंपनी पर ये आरोप लगाए गए, ये जो कंपनी है इस कंपनी ने अपनी ही एक छोटी सी कंपनी बनाई है, एक शेल कंपनी बनाई है और उस शेल कंपनी से ये जो है एक नया सॉफ्टवेयर खरीद रही है। तो अपनी ही कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदा जा रहा है और सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। तो ओवरऑल होता क्या, मैकेनिज्म क्या था कि ये कंपनी जो है दूसरी कंपनी को पैसे देती और इससे सॉफ्टवेयर खरीदा जाता और वापस ये पैसा जो है इसी कंपनी के पास आ जाता, क्योंकि ये इसी की शेल कंपनी थी, इसी की जो है नकली कंपनी थी। तो इस तरह से आईपीओ के पैसे को गलत तरीके से चैनलाइज किया जा रहा था। इसके अलावा एक खबर यहाँ पर ये भी सामने आई थी कि एक एसएमई कंपनी थी, बहुत छोटी सी कंपनी थी जिसकी आईपीओ की जो वैल्यू थी वो बहुत कम थी, लेकिन उस कंपनी को तकरीबन आपका 1200 करोड़ रुपए या 12,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट था वो प्राप्त हो गया था। तो इतना बड़ा पैसा, और उस कंपनी के बारे में बताया जा रहा था कि उस कंपनी के केवल 2 आउटलेट हैं और 8 कर्मचारी उस कंपनी में काम करते हैं और 1200 करोड़ रुपए अमाउंट जो है वो उस कंपनी को प्राप्त हो गया था। तो इस तरह से आप देखें पिछले कुछ समय में लगातार बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो आपका आईपीओ, एसएमई आईपीओ के माध्यम से बाजार से उठाया गया है और कई बार उसका गलत इस्तेमाल भी आपको देखने को मिला है। इसी को लेकर के सेबी ने अब नए नियम जो है वो यहाँ पर जारी किए हैं।
तो सवाल ये उठता है कि नए नियम हैं क्या? उन नियमों की अगर आप बात करें, तो सबसे पहले सेबी की ओर से एसएमई कंपनियों के लिए अपना आईपीओ जारी करने हेतु प्रॉफिटेबिलिटी को भी एक क्राइटेरिया बना दिया गया है। सेबी ने कहा है कि अब भारत में वही एसएमई कंपनी अपना आईपीओ जारी कर सकती है, जिस कंपनी ने पिछले 3 सालों में से कम 2 सालों में जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया हो। तो अगर किसी कंपनी ने पिछले 3 सालों में से 2 सालों में 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया है, वही कंपनी अब अपना आईपीओ जारी कर सकती है। तो एक तो ये शर्त यहाँ पर हुई। दूसरी शर्त ऑफर फॉर सेल को लेकर के है। ऑफर फॉर सेल को लेकर ओएफएस को लेकर के है। यहाँ पर कहा गया है कि मौजूदा शेयरधारक जो हैं, वो अपने मौजूदा शेयरधारकों द्वारा बेचे गए शेयरों का कुल हिस्सा इश्यू साइज के 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ऑफर सेल का मतलब ये होता है कि जब कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, वो अपने शेयर को बेचते हैं, तो इसको ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। तो ये 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता। फंड का उपयोग कहाँ पर किया जा सकता है, इसको लेकर भी सेबी सेबी ने जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। सेबी ने कहा है कि आईपीओ से जुटाए गए धन का उपयोग प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप या फिर जो भी कंपनी के मालिक हैं, वो अपने लोन के रीपेमेंट के लिए नहीं कर सकते हैं। आप अपना लोन चुकाने के लिए अपने आईपीओ का इस्तेमाल, अपने आईपीओ से जो पैसे कमाए हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एनआईआई आवंटित पद्धति को भी जो है थोड़ा-सा चेंज किया गया है। एनआईआई यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब सवाल ये उठता है, सबसे पहले इसको तो हम समझेंगे यहाँ पर क्या है, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर शर्त क्या रखी गई है? तो अब जो आपके एसएमई आईपीओ हैं, उसमें गैर संस्थागत निवेशकों के लिए जो आवंटन पद्धति है, उसको मेन बोर्ड आईपीओ के अनुरूप कर दिया गया है। अब यहाँ पर 2 शब्द आपके इम्पोर्टेंट हैं। एक है गैर संस्थागत निवेशक और एक है मेन बोर्ड आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ क्या होता है? मेन बोर्ड आईपीओ मतलब बड़ी कंपनियों का आईपीओ। ये किसका आईपीओ है? ये छोटी कंपनियों का आईपीओ है। तो मेन बोर्ड आईपीओ का मतलब होता है जब बड़ी कंपनियां अपना आईपीओ जारी करती हैं। जैसे ज़ोमैटो ने जब अपना आईपीओ जारी किया था, तो वो मेन बोर्ड आईपीओ था। अगर रिलायंस आज अपना आईपीओ जारी करता, तो वो मेन बोर्ड आईपीओ होता। और कोई छोटी कंपनी है जिसका जो टर्नओवर है, जिसकी जो वैल्यू है वो कम है, वो जब अपना आईपीओ जारी करती है, तो उसको एसएमई आईपीओ कहा जाता है। तो आईपीओ 2 कैटेगरी के होते हैं, मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ। तो अब यहाँ पर जो गैर संस्थागत निवेशक हैं, उनको जो आवंटन होता है, वो एसएमई आईपीओ का आवंटन भी मेन बोर्ड आईपीओ के आवंटन की तरह ही किया जाएगा। तो दोनों को समान कर दिया गया है। अब यहाँ पर गैर संस्थागत निवेशक कौन होते हैं? तो सेबी की डेफिनेशन अगर आप देखें, सेबी कहता है कि जो इन्वेस्टर्स आईपीओ में 2 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा लगाते हैं, कितना? 2 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा लगाते हैं, लेकिन वो संस्थागत निवेशक नहीं हैं, उनको नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। किसको? जो लोग आईपीओ में 2 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा लगाते हैं। इसमें सामान्य निवेशक, जैसे आपने मान लीजिए 1000 रुपए लगाया या मार्केट में 1000 रुपए लगाया, आईपीओ में आपने 1 लाख रुपए लगाया, उनको शामिल नहीं किया जाता। जो लोग 2 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा लगाते हैं, वो आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं, गैर संस्थागत निवेशक कहलाते हैं। फिर ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट को लेकर भी यहाँ पर थोड़ा-सा बदलाव आया है। अब सेबी ने कहा है कि जो आपकी एसएमई कंपनियाँ हैं, वो अपना आईपीओ जब एप्लीकेशन देती हैं, तो एक डॉक्यूमेंट देती हैं। उस डॉक्यूमेंट को 21 दिनों के लिए पब्लिक किया जाएगा और पब्लिक से वहाँ पर कमेंट माँगे जाएँगे कि अगर किसी को इस आईपीओ से दिक्कत है, अगर किसी को लगता है कि ये आईपीओ गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो सेबी को इसके लिए जो है आवेदन दे सकता है, सेबी को इसके बारे में बता सकता है। तो ये कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर आपको एसएमई आईपीओ को लेकर के देखने को मिले हैं। तो ये यहाँ पर बड़े बदलावों की हमने बात की। अब इन नियमों का उद्देश्य क्या है, उसकी बात करें, क्यों लेके आया गया है इन नियमों को? तो इन नियमों का उद्देश्य है सबसे पहले निवेशकों को सुरक्षित करना, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनको सुरक्षित करना। तो खुदरा निवेशकों के लिए जोखिम को कम करने की कोशिश यहाँ पर सेबी की तरफ से की जा रही है, ताकि जो आपकी सट्टा गतिविधियाँ हैं, जो लेवरेजिंग है, उसको यहाँ पर कम किया जा सके। तो ओवरऑल होता क्या है कि यहाँ पर जो आपकी आपकी एसएमई कंपनियाँ हैं, जब ऐसी कंपनी जिसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, जिसका मतलब कोई काम ही नहीं है, जिसके पास कोई बिज़नेस ही नहीं है, केवल अपने लोन के रीपेमेंट के लिए वो आईपीओ जारी कर रही है, तो ऐसी कंपनियों के आईपीओ जब इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, तो फिर इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है और इसी नुकसान को रोकने के लिए सेबी की तरफ से इन नियमों को लाया गया है। इन नियमों के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही यानी कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रूल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट हो गए हैं। फिर इसके माध्यम से जो सक्षम एसएमई कंपनियां हैं, वो कंपनियां जिनके पास बिजनेस भी है, वो कंपनियां जिनके पास जो है आईपी, जिनके पास प्रॉफिट भी मौजूद है, वो कंपनियां अब बाजार में जो है प्रमुखता से काम कर सकती हैं। उनको किसी चीज़ के लिए अब डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कंपनियां आसानी से मंच जो है उनको एक प्रदान किया जाएगा। और जिन कंपनियों की वित्तीय स्थिति कमज़ोर है, जो कंपनियां केवल निवेशकों को नुकसान पहुंचाने के लिए मार्केट में आ रही थी,
उन कंपनियों को मार्केट में आने से रोका जा सकेगा, उनको व्यवसाय से बाहर रखा जा सकेगा। फिर बाजार की अखंडता भी इसके माध्यम से बनाए रखी जा सकेगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा था कि ओवर सब्सक्रिप्शन और गलत मूल्य निर्धारण की वजह से ये इस तरह की चिंताएं आपको देखने को मिल रही थी, और इन्वेस्टर्स का जो विश्वास है बाजार में वो कम हो रहा था, जिसकी वजह से अंततः बाजार पर आपको इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता था। लेकिन अब यहाँ पर सेबी नए रूल्स लेकर के आया है, जिन रूल्स के माध्यम से बाजार की अखंडता बरकरार रखी जा सकती है। तो ये हमने इन नियमों के उद्देश्यों की बात की। अब इसके अलावा यहाँ पर एसएमई बाजार की सिचुएशन की अगर आप बात करें, तो सबसे पहले एसएमई कंपनियां होती कौन-सी हैं? इनको कैसे डिफाइन किया जाता है? तो सरकार की अगर आप रूल्स देखें, तो सरकार एसएमई कंपनियों को डिफाइन करती है उन कंपनियों के तौर पर जिनका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ रुपए से लेकर के 250 करोड़ रुपए के बीच में होता है। तो अगर किसी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ के बीच में है, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? वो आपकी एसएमई कंपनी कहलाती है। अगर एसएमई कंपनियों ने कितना पैसा कमाया है उस डेटा की बात करें, तो अभी तक डेटा ये बताता है कि अक्टूबर 2023 तक एसएमई जो कंपनियां थी उनके तकरीबन 159 आईपीओ जारी किए गए, और इन 159 आईपीओ के माध्यम से एसएमई कंपनियों ने 5,700 करोड़ रुपए जुटाए। तो ये तो डेटा केवल अक्टूबर तक का है। अगर पिछले साल की बात करें, तो पिछले साल पूरे साल के अंतर्गत जो एसएमई कंपनियां थी उन्होंने 6,000 करोड़ रुपए का डेटा जो पैसे थे वो जुटाए थे। लेकिन इस साल अभी तक अक्टूबर, अगर आप क्योंकि ये अक्टूबर का ही डेटा है, तो अक्टूबर तक ही कंपनियों ने 5,600 करोड़ रुपए, 5,700 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। तो पूरा साल अभी उनके पास मौजूद है, और बहुत सारा पैसा जो है वो इस बार एसएमई कंपनियां आईपीओ के माध्यम से प्राप्त करने वाली हैं। तो आईपीओ का जो बाजार है, खासतौर पर एसएमई कंपनियों के लिए आईपीओ का जो बाजार है वो तेजी से विकसित हो रहा है, और इसीलिए निवेशकों को सुरक्षित करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो आंकड़े लगातार आपके सामने आ रहे हैं कि जो एसएमई कंपनियां हैं वो बहुत पैसा एकत्र कर रही हैं, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन को लेकर भी कई बार प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही हैं। इन्वेस्टर्स को समस्याएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब यहाँ पर किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी रिसर्च के कंपनियों में केवल लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि उनका प्रॉफिट जो है समाप्त कर सकता है। तो ये कुछ चिंताएं यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए, अब अंत में एक सवाल आपके लिए है, और सवाल का जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गैर संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में शामिल होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए छोटे खुदरा निवेशक, ऑप्शन बी म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी 2 लाख रुपए से अधिक का निवेश करने वाले निवेशक, और ऑप्शन डी सरकारी पेंशन फंड। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।